आज की वीडियो में जुवेनाइल जस्टिस के एपिसोड 7 एंड 8 को एक्सप्लेन किया जाएगा। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। इंसुप जज कांग को चीफ जज के सामने रिपोर्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि जो वे कर रहे थे वो कानून की नज़र में गलत होता है। तभी इंसुप उसके बेटे को देखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सिनियो होता है। जज कांग अपना गुस्सा शांत करके उससे कहते हैं कि वे इस बारे में कल ऑफिस में बात करेंगे। जब इंसुप और ताइजू जाते रहते हैं तो ताइजू को जज की फिक्र होती है। उसे लग रहा था कि कहीं वे गलत तो नहीं है जज कांग के बारे में, लेकिन इंसुप को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वे बस अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस केस को चीफ जज किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सौंप दे। अगले दिन जज कांग इस केस की सुनवाई के लिए तैयार होते रहते हैं। उन्होंने अभी तक चीफ जज को इसके बारे में नहीं बताया था। यूनसुप उनसे बात करने जाती है। वो जज कांग से कहती है कि आपको सब कुछ चीफ जज के सामने कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन वे अभी इस बारे में कुछ नहीं कहते और तीनों जज सुनवाई के लिए चले जाते हैं। जब इसकी सुनवाई होती है तो प्रोसिक्यूशन टीम जज कांग से इस केस को किसी और तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस की मेन गवाह इंग्लिश टीचर को इसमें शामिल नहीं किया था। इसलिए प्रोसिक्यूशन टीम चाहती है कि ये केस किसी और को सौंपा जाए ताकि इस केस की सही से सुनवाई हो सके। लेकिन जज कांग प्रोसिक्यूशन की बात को खारिज कर देते हैं। तभी यूनसुप कहती है कि आगे की सुनवाई 1 घंटे के बाद होगी, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि इस केस की सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है। इसके लिए जज कांग उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसने भरी अदालत में जज कांग की बात जो काट दी थी। लेकिन यूनसुप भी चुप नहीं रहती और वो कोई भी गलत सुनवाई नहीं होने देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और वो खुद चीफ जज को इस केस के बारे में बताएगी। जज कांग उससे सबूत मांगते हैं जिसमें उसके बेटे का नाम हो, लेकिन उसके बेटे का नाम कहीं भी नहीं होता। वे यूनसुप को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने चीफ जज के सामने सब कुछ बता दिया तो वे उसे बर्बाद कर देंगे। यूनसुप इस बारे में बहुत सोचती है, क्योंकि सिनियो का नाम कहीं भी नहीं होता, ना ही डेकार्ड ग्रुप में और ना ही उस लिस्ट में जो प्रोसिक्यूशन ने उन्हें दी थी। ताइजू भी जज कांग की बात से सहमत होता है, क्योंकि उनके पास सिनियो के खिलाफ कोई भी पक्का सबूत नहीं होता। लेकिन यूनसुप इन सब से पीछे नहीं हट सकती, इसलिए वो खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। जिन 18 बच्चों को पेपर मिले थे उन सब ने पहले ही स्कूल छोड़ दिया था और ये उनके ऊपर कोई असर भी नहीं डालेंगे। उन्हें फिर भी आसानी से एसएनयू में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे खुद स्कूल छोड़ते हैं तो उस टाइम उनके ग्रेड्स वही होते हैं जो उनको दिए जाते हैं। लेकिन अगर स्कूल खुद बच्चों को निकालता है तो उनके ग्रेड्स 0 हो जाते हैं। उन 18 बच्चों की वजह से सभी स्टूडेंट्स को अब दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। उन्हें दोबारा फिर से टॉप में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि इस टाइम स्कूल में न्यू एडमिशन शुरू होने वाले थे। कहीं ना कहीं सारा प्रेशर उन बच्चों के ऊपर होता है जो इन सब में शामिल भी नहीं थे। ये सब जानने के बाद ताइजू भी यूनसुप का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वही कुछ नहीं करेंगे तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगले दिन यूनसुप चीफ जज को सब कुछ बता देती है। जब जज कांग चीफ जज के सामने आते हैं तो वे उनके सामने ही यूनसुप के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही वार्निंग दी थी। लेकिन इस बार यूनसुप के पास गवाह होता है और वो खुद जज कांग का बेटा सिनियो होता है। दरअसल यूनसुप सिनियो से मिलने गई थी और उसने उसको समझाया था। उनकी बात को समझ के सिनियो ने अपने आप को सरेंडर करने का फैसला कर लिया था। चीफ जज इस केस में 1 दिन का समय मांगते हैं सोचने के लिए कि उन्हें इस केस में क्या करना चाहिए। इसके बाद जज कांग उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। उसके बेटे ने सिर्फ एक बार ही ये गलती की थी। यूनसुप उनसे कहती है कि पिछले 5 साल से आप जुवेनाइल एक्ट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने नेशनल असेंबली जाने का फैसला किया था। लेकिन अब वे खुद जुवेनाइल एक्ट के खिलाफ जाके उन्हीं बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे जो इन सब में शामिल नहीं थे। इसलिए उन्हें खुद अपनी भूमिका सही से निभानी होगी ताकि उन बच्चों को इंसाफ मिल सके। जज कांग हर एक केस का रिकॉर्ड रखते हैं। वो उस केस के बारे में डायरी में लिखते हैं और अपने फैसले के बारे में भी। जो वे फैसला सुनाते हैं उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं कि कहीं उन्होंने गलत फैसला तो नहीं सुनाया। और यूनसुप उनसे पूछती है कि इतने टाइम से जो आप जर्नल लिख रहे हैं उसमें इस केस के बारे में आप क्या लिखेंगे। यूनसुप की बातें सुन के जज कांग समझ जाते हैं कि उन्होंने जो इस केस में किया वो गलत होता है और वे खुद चीफ जज के सामने सब कुछ कबूल कर लेते हैं। अगले दिन एथिक्स कमेटी वाले
ऑफिस में जाकर जज कांग के सामान को उठा लेते हैं और वे ऑफिस को खाली कर देते हैं क्योंकि अब वे वहाँ के प्रिसाइडिंग जज नहीं होते। इसके बाद चीफ जज खुद इस केस में सुनवाई करते हैं। जज कांग अपने बेटे को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं। चीफ जज सिन्यू को 2 साल तक प्रोबेशन में रहने का फैसला सुनाते हैं और उधर लिबर्टी पार्टी ने भी आने वाले चुनाव में से जज कांग का नाम हटा लिया था और जज कांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन कमेटी बिठाई जाती है। कमेटी खत्म होने के बाद जज कांग अपना सामान लेने के लिए कोर्ट भी आते हैं। उनका स्टाफ उन्हें गुड बाय कहने भी आता है। जब बुसान के बाल सुधार गृह से जज कांग के लिए कुछ पेपर्स आए थे तो उनमें ताइजू और जज कांग की पिक साथ में होती है जो ताइजू ने देख ली थी। वो ये जान गया था कि उसे सुधारने वाले और कोई नहीं बल्कि जज कांग ही थे जिन्हें वो इतने समय से ढूंढ रहा था। ताइजू उनको थैंक्स बोलता है क्योंकि अगर उस टाइम वे उसको नहीं समझाते तो वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाता। ताइजू को भी उनके जाने पर काफ़ी दुख होता है। जब ताइजू का यहाँ पर पहला दिन था तो जज कांग ने उसी दिन उसको पहचान लिया था कि ये ताइजू है और उन्हें उसे जज के रूप में देखकर काफ़ी खुशी भी हुई थी। उधर ऑफिस में यूनसुप भी जज कांग को बहुत मिस करती है। वो ताइजू से कहती है कि अब सब कुछ बदलने वाला है, इस बदलाव से उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन वे दोनों भी फैसला कर लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। अब दिखाते हैं कि दोस्त योग बहुत तेज गाड़ी चलाता है। उसने वो गाड़ी किराए पे ली थी और पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। वे भी उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसकी गाड़ी से एक आदमी भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी केस की फाइल यूनसुप के पास आती है कि 17 साल के बच्चे ने चुराए हुए डॉक्यूमेंट दिखाकर एक एसयूवी कार किराए पे ली थी। जब वे एक्सीडेंट करके भाग रहे थे तब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसके ड्राइवर और उस आदमी की हालत बहुत सीरियस होती है। बाकी बच्चों को बस मामूली चोटें ही आई थी। जब यूनसुप उसमें दासयोग को देखती है तो वो उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये भी वही लड़का होता है जिससे वे रेस्टोरेंट में मिले थे और वो लड़का सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाह रहा था। ताइजू दोसयोग का नाम इस केस में देखकर चौंक जाता है। उनका स्टाफ कहता है कि वो पहले भी बाल अपराधियों के साथ शामिल था और सुनने में आया है कि वो फिर से बाल अपराधियों के साथ शामिल हो गया है। वे इस केस में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल सकते। ताइजू यूनसुप से कहता है कि दोसयोग ऐसा लड़का नहीं है। अगर वो कोई काम करता है तो वो अपने लिमिट में रहता है। लेकिन यूनसुप उसकी बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स उसके खिलाफ होते हैं और उसकी वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट भी हुआ था। वो ताइजू को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं होता। अगले दिन यूनसुप इस केस की सुनवाई करती है। वो उन चारों बच्चों से पूछताछ करती है जो उस समय कार में बैठे हुए थे। वो उन सभी बच्चों से पूछती है कि क्या तुम्हें दासयोग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वे बच्चे यहाँ पर झूठ बोल देते हैं। वे कहते हैं कि उसने हमसे कार में बैठने के लिए कहा और हम बैठ गए क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो वो हमारे ऊपर काफ़ी गुस्सा करता। लेकिन दासयोग के पेरेंट्स ने आज ही एक पिटीशन जारी किया था जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उसने जो भी किया वो नामदेव के दबाव में आके किया था। ऑफिस में यूनसुप से मिलने मिस्टर ओ की वाइफ आती है। मिस्टर ओ उसी आदमी का नाम होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। वो बस यही चाहती है कि ये केस जल्दी ही ख़त्म हो जाए और उसके हस्बैंड भी जल्दी ही ठीक हो जाए जिससे वे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। वो बहुत दुखी भी होती है कि इतनी कम उम्र में बच्चे कैसे गलत काम कर सकते हैं। जब यूनसुक दासयोग की माँ से मिलती है तो वो उन्हें बताती है कि उन चारों बच्चों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वे हर रोज़ उसके घर पे आके दासयोग को परेशान किया करते थे। अगर दासयोग उनकी बात नहीं मानता तो वे उसे बहुत बुरी तरह मारते पीटते थे। दासयोग के शरीर पर डॉक्टर ने मारने पीटने के निशान भी देखे थे। उन्हें देखकर यही लग रहा था कि जैसे वे सब बहुत टाइम से उसे मार रहे थे। उधर ऑफिस में उस लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और हॉस्पिटल में अचानक दासयोग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। जब यूनसुप ऑफिस आती है तो वहाँ की न्यू प्रिसाइडिंग जज यूनसुप को रोकती है और कहती है कि अच्छा तो तुम वही जज हो ना जिसने अपने बॉस को निकलवा दिया था। उन्हें देखकर यूनसुप की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वो उन्हें पहचान गई थी। इन जज का नाम नागयूनी होता है। अब मैं आपको हिंट देती हूँ कि यूनसुप के बेटे के मर्डर केस की सुनवाई जज ना ने ही की थी, इसलिए उन्हें देखकर यूनसुप की सांसें रुक जाती हैं। हॉस्पिटल में दासयोग कोमा में चला जाता है और वो लेडी भी एक बच्चे को जन्म देती है। ताइजू ये जानकर बहुत दुखी होता है कि दासयोग कोमा में चला गया है। वो उसके साथ बिताए पलों को याद करता है।
उसने ताजू से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी कोर्ट का चक्कर नहीं लगाएगा, मतलब वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। नेक्स्ट डे जज ना का ऑफिस में पहला दिन होता है और वो इंसुप को देखकर कहती है कि वो किसी भी घमंडी जज के साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए वो ये ध्यान रखे कि वो अपनी हद में रहे, वही उन दोनों के लिए सही रहेगा। क्योंकि ताइजू दासयोग के बहुत करीब होता है तो वो इस केस में इंटरफेयर करता है, लेकिन ये केस इंसुप का था तो वो उसे मना करती है कि वो इस केस में दखलंदाजी ना करे। उसके मना करने के बाद भी ताइजू उसी जगह पर जाता है जहाँ से दासयोग ने कार रेंट पर ली थी। उसे वहाँ से पता चलता है कि उस दिन दासयोग के साथ एक लड़की भी थी जब वो कार लेने के लिए गया था, लेकिन वो लड़की अंदर शोरूम में नहीं आई थी। यूसुफ ताजू से कहती है कि वो ये केस जल्दबाजी में बंद नहीं करेगी और ना ही वो दासयोग को सजा होने देगी, क्योंकि उसकी माँ ने दासयोग के लिए पेटिशन जारी किया था। तो अब सच के बारे में यूसुफ को पता ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यूसुफ उन सभी बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पता करवाती है। तब पता चलता है कि उनके अकाउंट से सारे फोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट कर दिया गया है और उनके अकाउंट को भी डिलीट कर दिया गया है, यहाँ तक कि वे किसी ग्रुप में भी नहीं होते। अगले दिन एक लड़की जुवेनाइल केंद्र में वहाँ के स्टाफ को एक पेन ड्राइव देकर गई थी। वो ये पेन ड्राइव इंसुप को देता है। जब वे उस पेन ड्राइव को चलाते हैं तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें वही बच्चे दासयोग को बहुत बुरी तरह मार रहे थे, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होती। इंसुप उस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो मंगाती है जिसमें वे लड़के दासयोग को गाली देकर मार रहे थे और दासयोग उनसे फ़ोटो डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। इस केस की सुनवाई में वही लड़की आती है जिसने वो पेन ड्राइव भेजी थी। उसकी सेफ्टी के लिए यूसुफ उसकी रिकॉर्डिंग बंद करवा देती है और अगर उसने सब कुछ बता दिया तो वो ये बात उसके दोस्तों को नहीं बताएगी। दरअसल उसके दोस्तों ने मीजू की स्पाई कैम के थ्रू पिक्स निकाली थी और वे ग्रुप में उसको धमका भी रहे थे। उसने ही दासयोग को इन पिक्स के बारे में बताया था और उसे भी ग्रुप में ऐड कर लिया गया था। इसके बाद मीजू के दोस्तों ने भी दासयोग को भी धमकाना शुरू कर दिया था। अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो वे उसे बहुत बुरी तरह मारते पीटते थे। उन सभी को मालूम था कि दासयोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी उन सब ने उसे मजबूर किया, उसको फेक डॉक्यूमेंट दिए ताकि उसे कार रेंट पर मिल जाए। बाद में उन्होंने मीजू की सारी पिक्स डिलीट भी कर दी थी। तभी उन सब के पास खबर आती है कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो मर चुका है, इसलिए अब ये केस प्रोटेक्शन केस नहीं होता। यूसुफ उन सब से कहती है कि क्योंकि मिस्टर ओ की इस एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है तो अब ये केस वापस प्रोसिक्यूशन के पास भेजा जाएगा और अब ये केस क्रिमिनल केस माना जाएगा। अगले दिन यूसुफ और ताइजू इस केस के बारे में जज ना से बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस केस में अभी और टाइम देना चाहिए और सच पता करना चाहिए ताकि मरने वाले इंसान और दोषियों के परिवार को मुआवजा मिल सके, लेकिन उनकी इस बात से जज ना सहमत नहीं होती। वो बस जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म करना चाहती है, फिर चाहे उसमें विक्टिम को इंसाफ मिले या नहीं, क्योंकि वो इसी तरह काम करती है। वो किसी भी केस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। अगले दिन तीनों जज इस केस की सुनवाई करते हैं। जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उनमें से एक भी बच्चा अपने आरोप को स्वीकार नहीं करता। उनका यही कहना होता है कि उन्होंने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उल्टा दासयोग ने ही उन चारों को कार में बैठने के लिए कहा था। फिर उस ट्रैफिक ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसने दासयोग की कार को रोका था। वे जज से कहते हैं कि कार में से ड्रिंक की महक नहीं आ रही थी, लेकिन ड्राइवर बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसमें कम उम्र की सवारी बैठी हुई थी। वे चारों बच्चे भी नर्वस लग रहे थे। जज ना इस केस में उन चारों को दोषी नहीं मानती क्योंकि उन्होंने अपना एक भी आरोप कबूल नहीं किया था और ना ही उन्हें दासयोग और मिस्टर ओ के मरने का कोई अफसोस होता है। जज ना फिर से इस केस को एक बाल अपराध की तरह चलाने के लिए कहती है और इन सब के लिए वे उन बच्चों को सिर्फ प्रोबेशन पर ही भेज सकते हैं। हालांकि यूसुफ और ताइजू जज ना के फैसले से खुश नहीं होते। यूसुफ उन चारों बच्चों से कहती है कि दासयोग ने तुम सबको बचाने के लिए उस टक्कर को अपनी तरफ लिया जिसकी वजह से एक आदमी मर गया है और दूसरा कोमा में चला गया है। अगर वो नहीं होता तो आज तुम सब यहाँ पर जिंदा नहीं खड़े होते, शायद तुम्हारा वही हाल होता जो आज दासयोग का है। इसलिए वो उन चारों को इस हादसे को कभी ना भुलाने के लिए कहती है ताकि आगे जाके वे दोबारा ऐसा कुछ भी ना करें। उन तीनों को तो अब भी कोई अफसोस नहीं होता, बस मीजू ही होती रहती है। कहीं ना कहीं दासयोग की ऐसी हालत के लिए वो भी जिम्मेदार होती है। केस खत्म होने के बाद दासयोग की माँ उस लेडी से माफ़ी मांगती है
क्योंकि उसके पति की मौत तो दासियों की वजह से ही हुई थी। ना तो वो एक्सीडेंट होता और ना ही उसके हस्बैंड मरते। इसमें उसकी माँ अपने बेटे की ही गलती मानती है, लेकिन वे अब कुछ कर भी नहीं सकते। ना तो उसका हस्बैंड वापस आ सकता है और दासियों की पता नहीं कब तक ठीक हो पाएगा। नेक्स्ट डे जब यूसुफ ऑफिस आती है तो उनका स्टाफ कहता है कि आज आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं, लेकिन पहले वो एक गैंग रेप का रिकॉर्ड पढ़ने के लिए कहता है। उस केस के कुछ हिस्से क्रिमिनल केस में भेजे गए थे और कुछ हिस्से प्रोडक्शन केस में भेजे गए थे। जब यूसुफ उस रिकॉर्ड में हुआंग इंजुन को देखती है तो उसे देखकर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि हुआंग इंजुन वही लड़का होता है जिसकी वजह से यूसुफ के बेटे की मौत हुई थी। और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।